Guys, hopefully everyone is doing well. Today's topic we are going to discuss is investment appraisals. इसमें दो नाम यूज़ हो रहे हैं। एक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अप्रेजल। अप्रेजल इज़ बेसिकली process of making a decision whether to accept something or to reject something. Let's say you want to buy a book of rupees 500। अब आपको ये देखना है कि क्या आपके पास वो 500 हैं, क्या उस 500 के खर्च करने पर आपको उतने बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर बुक टू परचेज़। अगर आप समझते हैं कि 500 उसके पैसे ज़्यादा हैं और जब आप पे करेंगे तो आपको उसके उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो पॉसिबली यू विल रिजेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ बाइंग दैट बुक। अच्छा, अब इस डिसीजन में जैसे ही आप किसी एक ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं करने में या रिजेक्ट कर लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अप्रेजल। अब जैसे उसके लेफ़्ट साइड पे जो नाम लिखा हुआ है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। इसका क्या मतलब है कि एज अ बिजनेस वुमेन और अ बिजनेस पर्सन यू हैव सम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, लेकिन आप इस चीज़ को पहले डिसाइड करेंगे कि वेदर टू इन्वेस्ट योर अमाउंट इनटू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और बिजनेस और नॉट। ये भी पॉसिबल है आप उसे एक्सेप्ट कर लें और ये भी पॉसिबल है आप उसे रिजेक्ट कर दें। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अब ये एक सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है, डबल डायमेंशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके प्रोजेक्ट को एक मशीन चाहिए, वो मशीन लेट से 1 लाख रुपीज़ की है। अब आपने उस मशीन को परचेज़ करना है। इस परचेज़ करने पर आप देखेंगे कि उसका रिटर्न कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है। तो आप डिसीजन लेते वक्त डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू बाय इट और यू डोंट वांट टू बाय इट। तो येस और नो की सूरत में जब आप एक डिसीजन ले लेंगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसाइड किया कि हमें करनी है या नहीं करनी, इस प्रोसेस को आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नाम लिया है। अब ऑब्वियसली आप ये डिसाइड करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स होंगे और उन पैरामीटर्स में बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर यूज़ होंगे जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर to discuss or to decide about an investment is your payback period। अच्छा, जब हम इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो लास्ट वर्ड जिस पर हमारा फोकस है दैट इज़ पीरियड। अगर वो वक्त, वो ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विच यू विल गेट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक टू योर पॉकेट। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वापस आपके पास कितनी देर में, कितनी ड्यूरेशन में वापस आती है, उसको आप पे बैक पीरियड कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना कि वो सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है, वो डबल डायमेंशनल भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर टू बाय मशीन ए और मशीन बी। ये डबल डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस है। इस पर भी आपको बहुत सारे पैरामीटर सेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपने मशीन ए या मशीन बी परचेज़ करनी है। और ये सिंगल डायमेंशनल डिसीजन क्या होता है कि आपने एक ही मशीन के बारे में डिसाइड करना है कि उसको आपने इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में लाना है या नहीं लाना। अब मैंने आपको बोला कि देर आर सेवरल क्राइटेरियाज विद विच यू विल डिसाइड वेदर टू बाय मशीन ए और मशीन बी, लेकिन जो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इज़ योर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया है कि एक ड्यूरेशन है। सबसे पहले तो समझने के लिए आपने डिसाइड करना है इट्स अ ड्यूरेशन इन विच योर initial investment is
received back, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास वापस आ गई है। ध्यान से देखें, हमने क्या डिस्कस किया कि ड्यूरेशन है जिसके अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव बैक हो जाती है, वापस आपको मिल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। इसको आसानी से एग्जांपल को समझते हैं कि अगर आपने एक मशीन इन्वेस्ट की और उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी सिर्फ हम सिंगल डायमेंशनल चेक कर लेते हैं। उस मशीन का 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए तो ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर वेंचर टू गेट प्रॉफिट्स। अब जैसे मशीन आपने उसको इनपुट की बिज़नेस के अंदर तो वहाँ उससे बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ी, आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में जाने के लिए ज़्यादा रेडी हो गई, मशीन के बगैर कम रेडी थी, तो आपके इन्फ्लोज़ आना शुरू हुए। अभी हम मशीन बी को कुछ देर के लिए साइड पे करते हैं, हम सिंगल सब डिमेंशनल डिसीजन लेने लगे। 1 लाख रुपीज़ हमने क्या बोला कि इट इज़ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी फैक्ट्री में, अपने प्रोडक्शन यूनिट में इनिशियली इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़, और अब ये 1 लाख रुपीज़ लगाने की वजह से आपके पास एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आने शुरू हुए। इन प्रॉफिट्स को आपने नाम देना है इनफ्लोज का। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मशीन पर, बिल्डिंग पर, बिजनेस पर, वट एवर द क्राइटेरिया इज़, उस पर आपने 1 लाख रुपीज़, $1 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया उससे आपकी बिज़नेस में रिटर्न्स ज़्यादा होनी शुरू हुई। फ़र्ज़ करें कि वो फर्स्ट मंथ में आपकी अर्निंग में $20,000 और इंक्रीज़ हो गए, जो फर्स्ट मंथ है। सेकंड मंथ में आपको फिर दोबारा से 20,000 मिल गए, और इस तरह से चलते हुए आपको 1, 2 और उसके बाद आपको 3, 4, 5 कॉन्टीन्यूसली आपको 20-20 हज़ार रुपया मिलता रहा। रुपीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी करेंसी हो सकती है। दोबारा देखें, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट की एक मशीन पे 1 लाख रुपीज़, उससे आपके बिज़नेस में, प्रोडक्शन में इजाफा होना शुरू हुआ, और आपको हर साल में 20,000 उस मशीन की वजह से प्रॉफिट्स आने शुरू हुए, यानी एडिशनल अमाउंट आप रिसीव कर रहे थे, जिनको आप इन्फ्लोज कहते हैं। अब आप देखें कि 5 साल के अंदर अंदर 20,000 आपको हर साल अगर मिलेगा तो विद इन 5 ईयर्स आपके पास जो ओरिजिनल आपकी इन्वेस्टमेंट है इन 5 ईयर्स में वो वापस आ जाएगी। कैसे? जैसे 20,000 20,000 20,000 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 लाख रुपये की थी वो वापस आ जाएगी। तो आपने ये जो 5 ईयर्स आपके पास आए हैं, एक्चुअली दिस इज़ योर पे बैक पीरियड। तो अब होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि पे बैक पीरियड क्या है। वो अमाउंट, वो ड्यूरेशन जिसके अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ गई है। अच्छा जी, अब हम इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में जानने की कोशिश की, इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे हमारे पे बैक पीरियड को, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर 13th और 14th एडिशन यूज़ करेंगे गेटमैन का, और वो हमारे पास यहाँ सामने है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10.2 है, गेटमैन है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस है। इसमें आप सबसे पहले जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है वो आपके पास पे बैक कंपैरिजन है। एक तो पे बैक हमने पीरियड कैलकुलेट करना है, और सेकेंडली मैंने जैसे आपको कहा ये डबल डायमेंशनल डिसीजन भी हो सकते हैं। आपके पास 2 वेंचर्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मशीन ए में इन्वेस्ट करें, आपके पास ऑप्शन है मशीन बी में इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास ऑप्शन है कि बिल्डिंग ए परचेज़ करें, आपके पास ऑप्शन है बिल्डिंग बी परचेज़ करें, आपके पास ऑप्शन है गाड़ियाँ 2 आपके सामने हैं,
फ़र्ज़ करें वो टोयोटा है या फिर होंडा है, ये दो वेंचर्स हैं और यहाँ आपने डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट आपने टोयोटा में करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट आपने होंडा में करनी है। ये डबल डिमेंशन है। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोजेक्ट ए में लगानी चाहिए या प्रोजेक्ट बी में लगानी चाहिए। ये पहली बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे आप डिस्कस करें। उसके पास पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी पेमेंट्स को मैक्सिमम 5 years मेरे पास पे बैक पीरियड है, यानी कि जो 5 साल के अंदर अंदर जो प्रोजेक्ट मुझे मेरी अमाउंट को वापस करवा देगा। जैसे हमने अपनी एग्जांपल में भी यही डिस्कस किया कि हमें 5 years के अंदर अंदर अमाउंट वापस मिल गई। तो बिल्कुल ये कोइंसिडेंस है, यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर है वो चाह रहा है कि विद इन 5 years उसको उसकी सारी अमाउंट वापस मिल जाए। उसके लिए ऑप्शंस दो हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो चाहे तो मशीन ए में, यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव वो यूज़ कर रहा है। पहले ऑल्टरनेटिव के अंदर उसके पास चांस है कि वो ए में 25,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करें। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास दो वेंचर्स हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हम पहले ही लिख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट ए है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसको CF नॉड का नाम देते हैं, और नॉट के लिए हम ज़ीरो यूज़ कर लेते हैं। वैसे इसके लिए नॉट एक छोटा सर्कल होता है। कैश फ्लो जो आउटवर्ड जा रही है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और वो हमने देख लिया कि $25,000 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $25,000 है। उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं $25,000। अब नेक्स्ट आप प्रोसीजर देखिए, वो कह रहा है कि उसके जो कैश फ्लोज हैं वो हर साल 6,500 हैं। एवरी ईयर 6,500 वुड बी रिटर्न इफ़ यू विल इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट बिजनेस ऑफ 25,000। तो यहाँ पर जो आपके अब इनफ्लोज़ आ रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इनफ्लोज़ के लिए आप यूज़ करते हैं कैश फ्लो, और साथ में आप इसके लिए आई यूज़ कर लें। ये जो कैश फ्लोज़ आपने ऊपर देखे, वहाँ पर आपने देखें लिखा हुआ है कैश फ्लो जो आउटवर्ड, यानी इन्वेस्टमेंट आपके पास से गई है 25,000, और उसके बदले में जो आपके पास प्रॉफिट्स आने शुरू हुए उनको कैश फ्लोज इनवर्ड बोलते हैं। वो कैश फ्लो आउटवर्ड हो गया और ये कैश फ्लो इनवर्ड। अब आपको जो सबसे फर्स्ट मंथ में, जैसे हमने क्वेश्चन में देख लिया है कि 6,500 उस मशीन से आपको हर साल रिसीव हो रहा है। अच्छा, अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को आपने जानना है वो पे बैक पीरियड है। तो वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट ईयर में 6,500 आ गया, सेकंड ईयर में 6,500 आ गया, फिर थर्ड ईयर में 6,500 आ गया, फोर्थ ईयर में 6,500 आ गया। यहाँ हम पहले अब इसको चेक करेंगे कि अगर 4 ईयर्स में आपको 6,500 मिलता है तो वो अमाउंट होती है 26,000, जबकि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो $25,000 की है। तो हमने क्या डिस्कस किया है इसमें, आपने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि हमारे पास पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो 6,500 की है, सेकंड इन्वेस्टमेंट 6,500 की है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ गौर करें कि 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेशंस की तो हमारे पास अमाउंट 26,000 आ गई, जबकि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 है। इसका मतलब हमें 4 साल जो हैं वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 4 साल से पहले ही हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। और ये तय हुआ कि एटलीस्ट आपको 3 इयर्स लगेंगे। तो 3 साल के अंदर आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी वो भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर 6,500 आपको हर साल मिलता रहे तो 3 साल में आपके पास
19,500 अमाउंट आ जाएगी। ये चेक कीजिए, 3 साल के अंदर अंदर 19,500। लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट आपको चाहिए वो 25,000 चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है। उसको चेक करने के लिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 25,000 की, और आपको अब तक जो रिसीव हो गया है वो 19,500 है। ये रिमेनिंग अमाउंट 5,500 है जो 1 साल के अरसे से कम वक्त में आपको मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि अगर 6,500 आपको 12 मंथ्स के लिए मिलेगा तो 5,500 आपको कितने मंथ्स के अंदर अंदर रिसीव हो जाए। क्या डिस्कस किया है हमने कि अगर 6,500 आप रिसीव कर रहे हैं 12 मंथ्स के अंदर, तो आपको क्वेश्चन क्या है कि 5,500 के लिए कितने मंथ्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल आप यूनिटरी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और कैलकुलेशन करने के लिए जिस चीज़ को आप फॉलो करेंगे वो क्या है, आपको 5,500 का अरसा चाहिए और उसको आप डिवाइड कर दें 6,500 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें 12 मंथ्स के लिए। अब आपके पास जो टाइम आया दैट इज़ 10 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 साल लगेंगे और 3 साल के साथ साथ आपको 10 मंथ्स एडिशनली चाहिए उसको वापस लेने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 6,500 फर्स्ट ईयर, 6,500 सेकेंड ईयर, 6,500 थर्ड ईयर, उससे आपको 19,500 मिलेंगे। जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए 25,000, तो वो पूरा करने के लिए आपको 5,500 नेक्स्ट रिक्वायर्ड है। तो आपने अपने फार्मूला के अंदर देखा कि अगर 6,500 12 मंथ्स में मिल रहा है तो 5,500 कितने मंथ्स में मिलेगा। यूनिटरी मेथड आप अडॉप्ट करें और उसके लिए मैंने कैलकुलेशंस भी यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये इस तरीके से आपको यू विल बी एबल टू फाइंड हाउ मनी मंथ्स यू नीड। तो यहाँ हमें पता चला कि 19,500 के लिए आपको 3 इयर्स चाहिए और जो रिमेनिंग 5,500 है उसके लिए 10 मंथ्स चाहिए। तो आपके पास यहाँ जो फर्स्ट मशीन का पे बैक पीरियड आप रिसीव कर लेंगे, पे बैक पीरियड आप डिसाइड कर लेंगे। ओके, अब हम जो दूसरा वेंचर है उसको चेक करते हैं कि सेकंड मशीन में क्या ऑप्शन है। यहाँ देखें, जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो 75,000 की मशीन है और वो आपको 9,500 पे कर रहे हैं लेकिन 15 इयर्स के लिए। अब इस 9,500 को चेक करेंगे कि क्या ये मशीन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पहले हम ये देख लेते हैं, इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल है वो आपको गिवन है 75,000 के लिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सेकंड वेंचर के लिए है वो 75,000 है और यहाँ जो आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हुए वो कैश फ्लोज हैं, वो 9,500 के साथ हैं। ओके, जैसे हमने ऊपर 6,500 के साथ किया तो इस तरह से आप इधर भी देखेंगे तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपको 9,500, सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए 9,500, थर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए 9,500, ऐसे ही चलता जा रहा है। हमें टोटल 75,000 पूरे करने हैं। तो अब आप देखिए कितनी देर में वो 75,000 पूरे हो सकते हैं आपके लिए। ओके, इसको सिंपल सबसे पहले हम असेस करेंगे कि अगर 9,500 आपको मिल रहा है और वो कंटिन्यूसली 10 इयर्स के लिए मिलता है तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, 95,000 हो जाएगा। लेकिन आपको तो चाहिए 75,000, तो इसका मतलब है कि वो 10 ईयर्स से कम होगा। अब हम 8 ईयर्स असेस करके देखते हैं कि अगर 9,500 आपको ईच ईयर मिल रहा है तो 8 ईयर्स के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी बचती है। तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि वो 76,000 है, जबकि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 74,000 चाहिए। इसका मतलब है कि वो 8 मंथ से कम, 8 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो तय हुआ कि एटलीस्ट आपको जो पे बैक है वो 7 ईयर्स में मिल जाएगा। लेकिन 7 ईयर्स की जो अमाउंट है
वो कुछ कम होगी। 7 ईयर्स में आपको अगर ईच ईयर 9500 मिल रहा है तो 7 ईयर्स में आपको मिल जाएगा 66,500, जबकि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 7500। तो फिर बाकी कितना बचा? टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपको इनिशियल आपने की हुई है वो 75,000 है, जबकि आपको 7 ईयर्स में 66,000 मिल जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट 8500 है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन की थी 10 मंथ्स के लिए, वैसे ही अब आप कैलकुलेशन करेंगे 8500 की, और वो कितनी देर में आपको रिसीव हो जाएगा उसके लिए आपको अब कैलकुलेशंस करनी है। देखिए ऊपर क्या किया था कि 6500 12 मंथ्स के लिए, तो 5500 कितने महीनों के लिए चाहिए। इन द सिमिलर मैनर अब आपको ये पता है कि अगर 9500 आपको 12 मंथ्स के लिए 12 मंथ्स पे मिल जाएगा, तो अब रिक्वायर्ड क्या है कि फिर 8500 जो बाकी का बैलेंस है वो कितनी देर में आपके पास होगा। तो 9500 के लिए कितने मंथ्स रिक्वायर्ड है, सेम वही आपने यूनिटरी मेथड इसके लिए अडॉप्ट करना है, और वो फार्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अगर 9500 आपको ईच ईयर यानी कि 12 मंथ्स में मिल जाता है, तो फिर आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 8500 है। क्वेश्चन आपका ये है कि फिर 8500 कितने मंथ्स के अंदर हमें मिलेगा। उसके लिए यूनिटरी मेथड है, वही मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी 5500 8500 आपकी अमाउंट है जो आपको रिक्वायर्ड है, और को जो टोटल अमाउंट है वो 9500 है, और 12 मंथ्स उसका पीरियड है। तो यहाँ से अगेन आप रिसीव कर रहे हैं 10.73। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड मशीन की इन्वेस्टमेंट है इनिशियल 75,000, उसके लिए आपको 7 ईयर्स के साथ साथ 10 मंथ्स और भी चाहिए। अब आपके पास दोनों का पे बैक पीरियड निकला है। एक पे बैक पीरियड जो फर्स्ट मशीन का निकला था वो 3 ईयर्स और 10 मंथ्स है, दूसरे का पे बैक निकला है 7 ईयर्स और 10 मंथ्स। तो हमारे क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो दोनों का पे बैक पीरियड आपने कैलकुलेट करना था, वो आपने दोनों का कैलकुलेट करके लिख लिया है। सेकंड मशीन का 7 ईयर्स 10 मंथ्स है, फर्स्ट मशीन का 3 ईयर्स 10 मंथ्स है। अब आप मुझे इन दोनों को देख के बताएं कि विच वेंचर इज़ मोर फेवरेबल फॉर यू। तो इट इज़ वेरी इजी टू डिसाइड। जो पे बैक पीरियड पहली मशीन का आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ 3 ईयर्स है, और सेकंड मशीन का 7 ईयर्स है, तो इसलिए आप डिसाइड करेंगे कि फ़र्स्ट मशीन इज़ एक्सेप्टेबल। सेकंड क्वेश्चन में भी एक्सेप्टेबिलिटी आपसे वो मांग रहा है कि किस वेंचर को, किस मशीन को आप एक्सेप्ट करेंगे। और थर्ड में ऑप्शन आपके पास क्लैरिटी के साथ है कि विच मशीन शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर यू। तो आप बोलेंगे कि चूँकि पे बैक पीरियड मशीन 1 का ज़्यादा बेटर है तो यू विल एक्सेप्ट मशीन नंबर 1। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे बी में कमेंट करने को बोल रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर। तो आप देखें दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट मशीन है उसका पे बैक पीरियड चेक करें वो 6500 है जो कि कम है, और जब सेकंड मशीन है उसका पे बैक पीरियड आप पे बैक अमाउंट चेक करें वो 9500 है। मैं शायद पे बैक पीरियड बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। 6500 फर्स्ट मशीन का रिटर्न है यानी कि पे बैक अमाउंट है, और दूसरी मशीन की पे बैक अमाउंट 9500 है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि मशीन बी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे रिटर्न कर रही है, लेकिन आप दोनों में फ़र्क जो है डिसाइड करना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट करना है। इसी को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोलते हैं। जो फर्स्ट आपके पास मशीन है वो 3 साल के अंदर अंदर ही अपनी पेमेंट वापस ले आएगी। जो सेकंड प्रोजेक्ट है दैट विल टेक 7 ईयर्स,
तो हालांकि वो 9500 आपको ज़्यादा पे कर रहा है, तो लेकिन हम उन कैश फ्लोज को इग्नोर कर देंगे 9500 को। उसकी रीज़न यही है कि ये इसको ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है। तो हमारा एक्चुअल आज पर्पज़ ये था कि हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है और उसकी जो बेस है वो पे बैक पीरियड है। ऐसे हमारे पास दो प्रोजेक्ट थे, एक का पे बैक पीरियड 3 इयर्स था, दूसरे का पे बैक पीरियड 7 इयर्स था। हम इसको 7 इयर्स वाले को रिजेक्ट करेंगे और 3 इयर्स वाले को एक्सेप्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप सॉल्व करें और दोबारा नीट वर्क करके प्रेजेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।